नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ दिन पहले हुए बेरूट ब्लास्ट के बारे में। बेरूट जो कि लेबनान देश का कैपिटल सिटी है, जहाँ पे कुछ दिनों पहले अमोनियम नाइट्रेट के चलते काफ़ी हेवी एक्सप्लोजन हुआ। उसके बारे में क्या-क्या तथ्य थे? बहुत ज़्यादा स्तर पे लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा लोग घायल भी हैं, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू को भी लॉस हुआ, वहाँ के आम जनता जो नागरिक है उन्हें भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। बेरूट ब्लास्ट जो है वो कुछ दिन पहले ही हुआ है, उसके साथ-साथ हमारे देश में भी कई सारे ऐसे ब्लास्ट हुए जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। और कहाँ-कहाँ गवर्नमेंट और जो ये फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इन चीज़ों को रेगुलेट करती है, वो लैग करती है, इस बारे में हम बात करेंगे। मिसमैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट के मैनेजमेंट्स कैसे वो इम्प्रॉपर प्रोसेसिंग करती है और चीज़ें इसी तरह से मिस्टेक के तौर पे सामने आती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट अपना पक्ष छुड़ा लेती है इन सारी बातों से, मगर इस केस में ऐसा नहीं है। बेरूट में जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट को भी मुँह की खानी पड़ी है और काफ़ी गवर्नमेंट को झेलना भी पड़ा है। आइए हम इस वीडियो में इसी बारे में बात। 4 अगस्त 2020 मतलब पिछले महीने हुआ है, अभी सितंबर चल रहा है। पिछले महीने 4 अगस्त 2020 में बेरूट में ब्लास्ट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट के चलते ये ब्लास्ट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो कि काफ़ी ईज़िली विगरसली वेपराइज़ होके एटमॉस्फेयर और हवा में मिलता है, और जितनी जल्दी वो वेपराइज़ होता है उतना ही जल्दी वो आग भी पकड़ता है। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही हुआ, और जैसे ही डेंस फ्यूम बनने के बाद ये एक्सप्लोजन हुआ, उसमें कई सारे लोग मारे गए, बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया ब्लास्ट में। और जहाँ तक देखा जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक 6,500 लोग घायल हैं, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 3 से 4 लोग अभी भी लापता हैं। बहुत बड़ा एरिया में मलबा फैला हुआ है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर्स, और जो साइट है डिस्ट्रक्शन का वो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बात करूँ आपको इस झटके, जो ये ब्लास्ट हुआ इसके झटके महसूस होने की, तो आसपास के देश इज़राइल, सीरिया और टर्की जैसे देश, साथ ही साथ पैलेस्टीन जैसे देशों में इसका झटका महसूस हुआ है। अगर मैं आपको आवाज़ की बात करूँ, कहाँ तक ये ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी, एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई दी है, तो किलोमीटर्स में अगर बात की जाए तो 250 किलोमीटर की रेंज तक इसकी आवाज़ गई। और 3 मैग्नीट्यूड के आसपास सेस्मिक वेव्स जनरेट हुए थे, जो कि रेक्टर मीटर पे नापा गया है। सेस्मिक वेव्स अर्थक्वेक के टाइम जनरेट होते हैं, और रिक्टर स्केल पे इसके मैग्नीट्यूड से इसमें भी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। 10 से 15 बिलियन डॉलर जो है उस एरिया के डिज़ास्टर, उस एरिया के एक्सप्लोजन से अफेक्टेड हो गया। और वहाँ के जो पीएम थे, उनको साथ ही साथ इस बात का ऐलान भी करना पड़ा कि 2 वीक्स स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई, क्योंकि जितना एक्सप्लोजन हुआ है उस लेवल पे 2 वीक से ज़्यादा का भी स्टेट इमरजेंसी लगा दी जाती तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोजन बहुत बड़े लेवल पे था। और ऐसा जो भी ब्लास्ट कभी होता है तो वो बहुत ज़्यादा तीव्र रूप से होता है, और इसलिए इसको अभी तक के हिस्ट्री में मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया है। नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्यों कहा गया, ये आप समझिए कि इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब के अफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लोजन के टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब कितने हाई एनर्जी से एक्सप्लोड करता है, सिमिलरली उतने ही उसके नियर अबाउट एनर्जी से ही एक्सप्लोजन हुआ इस केस में भी। क्योंकि कहा जाता है कि इस एक्सप्लोजन के पीछे रिस्पॉन्सिबल था अमोनियम नाइट्रेट। मैंने बता दिया, काफ़ी फास्ट वेपराइज होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है और आग पकड़ लेता है। बेरूट के पोर्ट पे ही एक वेयर हाउस में ये अमोनियम नाइट्रेट 2740 टन में स्टोर था, 2740 टन में स्टोर था ये, काफ़ी टाइम पहले से स्टोर था। और ये भी एक मिसमैनेजमेंट का ही नतीजा है कि वो वहाँ पे कि उस जगह पे ये अमोनियम नाइट्रेट इलीगल रूप से या इन इनफॉर्म रूप से स्टोर किया हुआ था काफ़ी टाइम से, मतलब कि बहुत लंबा अर्सा था, 6 साल से वो वहाँ स्टोर था। इसके पीछे भी एक अजीब सी कहानी है कि वहाँ पे ऐसे स्टोर क्यों था, वो अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी छोटा सा क्लिप मैं दे देता हूँ। ये जो अमोनियम नाइट्रेट जो इतने हेवी अमाउंट में था, ये लेबनान का था नहीं, और लेबनान बीच में इसमें फंस गया। ये अमोनियम नाइट्रेट रशिया का था, और रशिया की एक शिप से ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन रशिया उस शिप को और इस अमोनियम नाइट्रेट को, क्योंकि ये टॉक्सिक है, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये हेवी अमाउंट में कोई रखना नहीं चाहता है। कोई भी कंट्री से चाहेगा कि जल्द से जल्द हम अपने पास से निकाल दें। तो यही कुछ हुआ, रशिया ने इसे निकालने की बात कही थी, और उस शिप में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इसे, और उस शिप के कैप्टन थे, उनको पूरी फैसिलिटी भी नहीं दी गई जो कि एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्गो ऑपरेशंस में दी जाती है। स्टैंडर्ड एसओपी के हिसाब से, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के हिसाब से उनको पूरी फैसिलिटेशन नहीं दी गई। साथ ही साथ हुआ ये कि जब वो लेबनान से गुजर रहे थे, उनके रूट में, डेस्टिनेशन रूट में जब लेबनान आ रहा था, वहीं पे इनके शिप का फ्यूल खत्म हो गया, और फर्दर फ्यूल प्रोसेसिंग के लिए, फिलिंग के लिए जब इन्होंने अपने रशिया से कांटेक्ट किया, तब वहाँ से कहा गया कि आपको जो सही लगता है कर दे, अगर शिप को छोड़ना है छोड़ दे, तो आप आगे प्रोसीड करना है तो कर सकते हैं। तभी उनके कैप्टन ने इस शिप को अबेंडन करने की बात सोची, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए था। तो आसपास की कंट्री जो है उन्हीं से आप फ्यूल लेंगे, आसपास जो पोर्ट है आप उसी से फ्यूल लेंगे। लेबनान से बात की,
तो लेबनान ने पहले उस कंपनी के मालिक जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो रहा है वहाँ बात की, लेकिन वहाँ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स ना आने के कारण इस शिप को वहीं पे अबंडन कर दिया गया और सारे अमोनियम नाइट्रेट उतार लिए गए। वही अमोनियम नाइट्रेट 6 साल से वहाँ उस वेयर हाउस में स्टोर था और इसी कारण कहीं ना कहीं वेयर हाउस में कुछ डिफेक्ट हुआ, डैमेज हुआ, जहाँ से ये अमोनियम नाइट्रेट बाहर निकलने लगा। इस ब्लास्ट के बाद कई एरिया में अफरा तफरी मच गई। 2 वीक स्टेट इमरजेंसी इसलिए लगानी पड़ी ताकि इस बात को लेकर कुछ एक अहम डिसीजन लिया जा सके और कुछ एक इम्पॉर्टेंट एसओपी के तहत एक्शन करके बाकी जो लोग फंसे हुए या चीज़ों के बाद वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दिया, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलने लगा वहाँ की जनता से। वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी आक्रोश में आ गए क्योंकि प्रॉपर मिसमैनेजमेंट का एक परफेक्ट एग्जांपल शो होकर ऊपर आ रहा था कि गवर्नमेंट ने ये बात पे ध्यान भी नहीं कभी दिया कि वो क्यों रखी हुई थी वहाँ पे और इतने टाइम तक इतने हेवी एक्सप्लोजन को रखने का क्या रिजल्ट आया या क्या हमें उस बात से कुछ अफेक्ट बेनिफिट था भी कि नहीं। फिर भी वो वहाँ पे स्टोर था और कभी ना कभी आज नहीं तो कल ये ब्लास्ट या इस टाइप की कुछ चीज़ हो सकती थी। इस मिसमैनेजमेंट को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा पूरी कैबिनेट यूनियन पे, जो कि उस प्रेसिडेंट की थी उस समय, उस प्राइम मिनिस्टर के जो भी उस कैबिनेट यूनियन थी उन सारे लोगों पे प्रेशर बना और यही कारण था कि 4 अगस्त को ये ब्लास्ट हुआ और 10 अगस्त 2020 को पीएम सहित सारे यूनियन कैबिनेट के लोगों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और दोस्तों इस तरह का कुछ एक ब्लास्ट हमारे कंट्री इंडिया में भी हुआ है रिसेंटली। अगर मैं 24 सितंबर 2020 की बात करूं तो ONGC जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC इंडिया की अपनी कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की, उसका एक हजायरा का एक प्लांट है जो कि सूरत अहमदाबाद में। वहाँ भी एक ऐसा ही गैस लीक का एक मामला देखा गया जो कि मिसमैनेजमेंट का अगेन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उस केस में यही हुआ कि ONGC के उस प्लांट में 2 टर्मिनल है, उन दोनों टर्मिनल पे 3 कंसेक्यूटिव ब्लास्ट हुए और वो कंसेक्यूटिव ब्लास्ट भी कुछ इसी कारण है क्योंकि परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाई उसके स्टोरेज में। जो गैस लीक जो हैं धवल पटेल, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, अभी मामले को देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चली रही है। लेकिन दोस्तों आप ये अनुमान लगा सकते हैं इतने बड़े बड़े लेवल की ये इंडस्ट्रीज़ है, इतने बड़े बड़े लेवल का ये नेटवर्थ होता है, ट्रांजैक्शन या बिजनेस होती है, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है, कहीं प्राइवेटली कंट्रोल करती है, कहीं कोलैबोरेशन में कंट्रोल करती है, फिर भी ऐसी चूक होना कहीं से मायने नहीं रखता है क्योंकि अगर ये चूक थोड़ी है तो चलता है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे होगी तो लेबनान जैसा ब्लास्ट हमें और भी आगे देखना। आगे बात करें दोस्तों तो 6 मई 2020 को भी एक ऐसा ही ब्लास्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक छोटे से गांव गोपालनाथन में हुआ था जहां LG का प्लांट लगा हुआ था। जी हाँ, LG वही MNC मल्टीनेशनल साउथ कोरियन कंपनी है जो कि आंध्र प्रदेश में LG पॉलीमर के नाम से एक प्लांट लगाई हुई है। पॉलीमर प्रोडक्शन, प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए LG का प्लांट वहाँ लगा हुआ है। उस केस में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। मैनेजमेंट का एक परफेक्ट एग्जांपल ऐसे देखने को मिला कि जो कूलिंग सिस्टम है वहाँ टैंक में जो स्टोर होते हैं केमिकल्स या टॉक्सिक जो भी एलिमेंट्स है जिससे वहाँ पॉलीमर के प्रोडक्शन होते हैं। आप सभी जानते हैं प्लास्टिक के जो प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आप कभी प्लास्टिक को जलाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कितना डेंजरस होता है। आपने कभी जलाया होगा बचपन में तो आपको पता चल जाएगा वो कितना हार्मफुल होता है। और प्लास्टिक मोनोमर्स से बनता है, वो मोनोमर्स जल्दी स्टेबल नहीं होते हैं इसलिए आपको हार्म करते हैं। LG के प्लांट में भी कुछ इसी तरह का केस देखने को मिला। सुबह सुबह 3 बजे एक स्टाइरिन नाम का गैस है जो कि पॉलीमर बनाने में यूज़ होता है उस प्लांट में। तो उसी गैस के हेवी टैंक्स स्टोर्ड गैस, जो स्टाइरिन के हेवी टैंक्स स्टोर्ड गैस है वो सब रखे हुए रहते हैं प्लांट्स में। अमूमन ये नॉर्मल बात है क्योंकि ये लार्ज स्केल के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेवी अमाउंट में गैसेज स्टोर किए जाते हैं, ऑयल स्टोर किए जाते हैं, कोल स्टोर किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करीब करीब 2000 मीट्रिक टन के आसपास स्टाइरिन गैस स्टोर किया हुआ था उस प्लांट में। और उसके कूलिंग सिस्टम में डिफिशियंसी आने के चलते, रप्चर आने के चलते, इम्प्रॉपर कूलिंग सिस्टम होने के कारण वहाँ पे ऐसा काम होता है कि 3 बजे की सुबह वहाँ कूलिंग सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और सम सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है हमेशा उस स्टाइरिन गैस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट लेवल पे वेपराइज होता है और काफ़ी एफिशिएंटली वहाँ के आसपास वाले एरिया में फैल जाएगा, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। 20 to 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास करीब टेम्परेचर मेंटेनेंस है स्टाइरिन गैस का, क्योंकि एक हाईली टॉक्सिक गैस है, मोनोमर होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए जल्दी विगरसली एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है और हमारी एफिशिएंसी ब्लड की इससे ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है स्टाइरिन की ब्लड से। तो धीरे धीरे ये फैलने लगा, कई लोग जख्मी भी होने लगे। जैसे जैसे ये फैलता चला गया वैसे वैसे लोगों के पास केसेस आने लगे, पूरे शहर में फैलने लगा। सिमिलरली भोपाल गैस ट्रेजेडी के जैसा ही है, लेकिन उस केस में क्या हुआ, गैस थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल था। सिमिलरली ये गैस भी हार्मफुल था लेकिन वो काफ़ी एक्सप्लोसिव हार्मफुल गैस था, मीथेन जो है। आप सब जानते होंगे इथेनॉल हम पी सकते हैं, मिथेनॉल नहीं पी सकते। तो मीथेन की जो भी सब्स्टिट्यूट होता है काफ़ी ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, टॉक्सिक होते हैं।
तो इसी तरह जो सिस्टम था, कुछ सिनेरियो कुछ यही था जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में आप सबको देखने को मिला था। सिमिलरली द केस विल हैपन विद एलजी पॉलीमर्स। और जैसे ही कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगी, उसका टेम्परेचर राइज होने लगा और वेपराइजेशन फास्ट लेवल पे होने लगी और वो बाहर जाके एटमॉस्फेयर से मिक्स होने लगा। कहा जाता है ये वेपराइजेशन जो होने लगा, कूलिंग सिस्टम का डैमेज, ये कहीं ना कहीं वहाँ के सिस्टम में ग्लिच आ गया। जो सिस्टम्स कंट्रोल करती हैं कूलिंग टेम्परेचर प्रेशर्स को पूरे केमिकल फैक्ट्रीज में और कोई भी प्लांट में, उसमें ग्लिच आया था उस एलजी वाले प्लांट के सिस्टम्स में, जिसका कारण ये हुआ कि जो सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है उस स्टायरीन गैस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उससे अधिक राइज होने लगा और नतीजा आप सबके सामने है, गैस पूरे एरिया में वेपराइज होकर फैल गई। का पता चला वैसे ही 200 से 250 लोगों को 6 किलोमीटर के अंदर से खाली करा दिया गया, सारे गाँव को खाली करा दिया गया, लेकिन फिर भी 300 के आसपास लोग इससे अफेक्टेड हो गए और उन सबको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जिसके बाद तुरंत हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ के सीएम से बात की और सारे जो मारे गए लोग थे उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की बात की गई और जो लोग इंजर्ड थे उन्हें उनके ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा देने की बात की गई सीएम के। अब इसके बाद आगे बात करें तो आसाम में भी एक रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक गैस लीक वहाँ भी हुआ था। आसाम में इंडियन ऑयल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, उसमें एक गैस लीक होने के कारण बहुत हेवी लेवल पे इवैक्यूएशन करानी पड़ गई थी इमरजेंसी फॉर्म में और काफ़ी लोग उसमें भी हताहत हुए थे, लेकिन कैजुअलिटीज़ ज़्यादा नहीं हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ आसाम बगझन्स गैस लीक के बारे में भी। उसको बगझन गैस लीक भी कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट बगझन गांव में था। ये टिनसुक डिस्ट्रिक्ट आसाम में पाया जाता है। गैस लीक होने के बाद 2 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई थी। ये भी बताया जाता है कि वो गैस प्रोपेन और मीथेन के साथ मिक्स था, इसलिए डिज़ास्टर्स कॉज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता था भोपाल गैस ट्रेजेडी के जैसा ही, क्योंकि प्रोपेन मीथेन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैस है। अगर वो ईजिली एक्सप्लोर हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं आउटसाइड अगर एटमॉस्फेयर में, आप अगर उसे इनहेल कर लेते हैं तो। सिमिलरली जैसे कि भोपाल गैस प्राइवेट लिमिटेड के उस प्लांट में, और आपने अमूमन देखा होगा कहीं भी इंडियन ऑयल का, आपने स्टेशंस पे भी देखे होंगे, रेलवे स्टेशंस पे भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े इंडियन ऑयल के टैंक्स बने होते हैं, उसे वेल कहा जाता है। उसी एक वेल नंबर 5 में बहुत तेज हवा बहने के कारण ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ पे ब्लो हुई थी, जिसके कारण वेल में से गैस लीक होना शुरू, स्प्रेड करना शुरू हो गया था। एक कैप्ड सैंड टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वो लोग नए सैंड को एक्सेस करने देते हैं, जिसके थ्रू ये गैस लीकेज को मेंटेन किया जाता है। उसी क्रम में ऐसा कुछ हुआ कि गैस लीकेज वहाँ से शुरू हो गई और इस चीज़ को देखा नहीं गया प्रॉपर टाइम रहते, जिसके कारण गैस स्प्रेड होना शुरू हो गई। इसमें भी कैजुअलिटीज़ आई थी, लेकिन 2 कैजुअलिटीज़ ही सिर्फ रिपोर्ट की गई थी, क्योंकि समय रहते काफ़ी ज़्यादा लोग को लार्ज स्केल पे इवैक्यूएशन करा लिया गया था और इस बड़े छोटे से सॉरी पर और इस छोटे से प्रोसेस को बड़ा होते होते रोक दिया गया, नहीं तो ये भी कोई एक बड़ा ब्लास्ट या एक्सप्लोजन की तरह रूप ले लेता। इन सब से दोस्तों हम यही कंक्लूजन लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर सारे एक्सप्लोजन में या ब्लास्ट में जिसकी हमने बात की इस वीडियो में, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैंने 2 क्राइटेरिया डिसाइड किए हुए हैं इसके लिए, एक क्लाइमेटी या क्लाइमेट के चलते होता है, एक मिसमैनेजमेंट के चलते होता है। किसी भी इंडस्ट्री में जो भी इस तरह के एक्सप्लोजन, ब्लास्ट या लीकिंग जो होती है वो इन्हीं 2 चीज़ों के चलते होती है। क्लाइमेट का कोई इशू नहीं है, कोई रोल नहीं है इस केस में, तो जाहिर सी बात है रोल है मिसमैनेजमेंट का, इम्प्रॉपर प्रोग्रेसिव का, और स्टैंडर्ड एसओपीज जो हैं वो मेंटेन नहीं की जाती है प्लांट्स में। हेवी स्केल के प्रोडक्शंस होते हैं यहाँ पे, फिर भी ऐसी तरह की चीज़ें जो आती है ये गवर्नमेंट के डिफिशियंसी को शो करती है। और कहीं ना कहीं लेबनान में जो हुए ब्लास्ट था, और कहीं ना कहीं जो लेबनान में ब्लास्ट हुआ उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है।